धन्यवाद सभापति महोदय। मुझे आपने बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव सुधार के विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। काफी विषय जो है हमारी पार्टी की तरफ से और कई वक्ताओं ने उन्होंने कवर कर चुके हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा खास करके वो विषय जिसमें भारतीय संविधान के द्वारा चुनाव आयोग को अधिकार दिए गए, जो कि मुझे लगता है कि राहुल जी ने अच्छी तरह से इसको देखा नहीं, और मुझे ये भी लगता है कि उनको ये भी पता नहीं है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल के तहत में चुनाव आयोग को अधिकार दिए गए हैं। अगर हम देखें आर्टिकल 324, उसके तहत में जो एग्जीक्यूटिव पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं, वो पैरेलल पावर जो है, जिसको हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट पावर जो है, आर्टिकल 324 के तहत में चुनाव आयोग के पास में एग्जीक्यूटिव पावर है। और उस पावर को भारत के संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि उस पावर को पार्लियामेंट भी किसी भी एक्ट के द्वारा, चाहे वो 327 के तहत हो, चाहे विधानसभा का 328 के तहत हो, पार्लियामेंट अपने किसी भी एक्ट के द्वारा, पार्लियामेंट किसी भी लॉ के द्वारा 324 को कमजोर नहीं कर सकता, उसको अमेंड नहीं कर सकता। अगर 324 अगर अमेंड होता है, सिर्फ और सिर्फ 368 के तहत भारत का संविधान जब अमेंड होता है तभी हो सकता है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत में, क्योंकि ये चुनाव आयोग को जो पावर है वो हमारे डेमोक्रेसी का बेसिक स्ट्रक्चर का पावर है, वो भी अमेंड नहीं किया जा सकता। तो चुनाव आयोग को जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो इमेंस है। हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को देखने के पहले हमें ये देखना चाहिए कि 324 में जो पावर है चुनाव आयोग के पास में, उन पावर को चुनाव आयोग जो है, जो रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट इंटेंसिव रिवीजन जो चल रहा है, तो ये जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो चल रहा है, ये 324 के तहत में चुनाव आयोग को पावर है, और किसी भी पार्लियामेंट भी बैठ कर करके उसको लिमिट नहीं कर सकती, उसको कमजोर नहीं कर सकती, उसको कम नहीं कर सकती। अगर 324 में आपके सामने 3 लाइन पढ़ के बताऊं, superintendence, direction and control of election to be vested in election commission. The superintendence, direction and control, the preparation of the electoral rolls. The preparation of the electoral rolls include a special intensive role, each and everything. It is so exhaustive that there is no need to go anywhere. We can see only in Article 324, the power of election commission is there. And at the cost of repetition, I am saying that this power of election commission under Article 324 can't be curtailed even under Article 327, because Article 327 specifically provides that Parliament can make a law, Parliament can enact a law in accordance with the Constitution of India, without prejudice the power contained under Article 324 of the Constitution of India, meaning thereby कि हमारे पार्लियामेंट के द्वारा भी किसी एक्ट के द्वारा इलेक्शन कमीशन के जो पावर हैं, कंट्रोल द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स को खत्म नहीं किया जा सकता। जो एसआईआर का आप मुद्दा कह रहे हैं वो इसमें बिल्कुल क्लियर कट आता है। दूसरी बात आई उसके कॉन्स्टिट्यूशन का, कि जो मेंबर्स जो हैं, आप देखिए 2023 तक जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ पहली बार, उसके पहले जो अपॉइंटमेंट जो थे वो ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता था आर्टिकल 324(2) के तहत में। और कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है कि ये व्यवस्था तब तक रहेगी जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बना ले। लेकिन उसके बीच में 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि पार्लियामेंट ने उस समय कोई लॉ नहीं बनाया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के द्वारा कहा, जो कि सब मिस रीड कर रहे हैं,
मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं और गलत बता रहे हैं। लेकिन उसमें साफ कहा जब तक ये पावर पार्लियामेंट की है, लेकिन क्योंकि ये फील्ड अनऑक्युपाइड है, आपने तो उनका सुना, वो आपका सुनने के लिए है नहीं। और पार्लियामेंट ने लॉ बनाया नहीं है। जब तक पार्लियामेंट लॉ बनावे तब तक जो है ये हम व्यवस्था दे रहे हैं। कमिटी जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अपोजिशन लीडर ये रहेगा। उसके बाद में जब उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था तब तक ही होगी जब 2023 में ही पार्लियामेंट ने एक्ट बना लिया, पार्लियामेंट ने लॉ बना लिया। उस लॉ को यहां बैठ करके लोगों ने बनाया और वही लोग वापस कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। ये पार्लियामेंट का लॉ है, एक्ट है। एक्ट के तहत में कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है और कमेटी तो अब हुई है 2023 में, लेकिन 23 के पहले 1950 से लगा करके इलेक्शन कमीशन की जो नियुक्ति होती थी वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तहत उनके द्वारा होती थी। लेकिन अब उनको गाइडेंस देने के लिए उस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और अपोजिशन लीडर साथ में, ऐसा नहीं कि उनको नहीं रखा है। और उसके बाद में एक कैबिनेट मिनिस्टर, तीनों की कमेटी बनी है, उसके आधार पे ये होता है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो कानून जो है उसको पढ़ना नहीं चाहते, जनता को जो है एक गलत मैसेज देना चाहते हैं। और अगर ये होता, अगर आपको तकलीफ है तो आपने केस सुप्रीम कोर्ट ने लगा रखा है, आप वहां पर जाकर के बात करिए। एक्ट आपने चैलेंज कर रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई स्टे नहीं दिया है। और उसके बाद में जो पार्लियामेंट की जो पावर जो है 324 की, मैं आपको सभापति महोदय बताना चाहूंगा कि अगर आप देखेंगे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने भी, उन्होंने आर्टिकल 324 के जब उनके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्शन कमीशन है वो एग्जीक्यूटिव पावर से इंसुलेटेड है आर्टिकल 324 में। और सुप्रीम कोर्ट में भी जब ये मामले आए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में, लेटेस्ट जजमेंट में, अनूप बारावाल में ये साफ कहा सुप्रीम कोर्ट ने, पैरा 206 में मैं पढ़ के बताना चाहूंगा। आर्टिकल 324 इज ए रिजर्वायर ऑफ पावर टू बी यूज्ड फॉर होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। The Commission, as a creature of the Constitution, may exercise it in an infinite variety of situations. In a democracy, the electoral process play a strategic role. तो सुप्रीम कोर्ट भी जो है इसको बताता है कि ये पावर इलेक्शन कमीशन के पास है, इन्फिनिटी वैरायटी ऑफ सिचुएशन में वो एक्सरसाइज कर सकता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि SIR भी शामिल है। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 324 को इंटरप्रेट किया है कि ये पावर जो है SIR की, बिना किसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है, जो कि उसकी पावर को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता बिना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इस पॉइंट पे हो नहीं सकता क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अगर हम देखें मोहिंदर सिंह गिल में, तो मैं एक पैरा पढ़ना चाहूंगा 113 उस केस का। Article 324(1) is thus couched in wide terms. Even so, both Article 327 and 328 are subject to the provision of the Constitution, which include Article 324. The framers of the Constitution took care to leaving scope for exercise of residuary power by the Commission. This residuary power is SIR. Every contingency could not be foreseen. That is why there is no hedging in Article 324. The Commission may be required to cope with some situation which may not be provided for in the enacted laws and rules. Further, मैं एक इसका भी पढ़ना चाहूंगा, अमीन अहमद केस का एक पैरा पढ़ना चाहूंगा, पैरा 7। Parliament enacted the Representation of the People Act by virtue of the legislative authority conferred by Article 327 of the Constitution. Article 327 is, however, made expressly subject to other provisions of the Constitution, that is Article 324. In this connection, Article 324 is important. Article 324(1) states that the superintendence, direction and control of the preparation of the electoral roll for and conduct of all election to Parliament and to legislature of every state, including the appointment of the election tribunal for the
decision of the doubt and dispute arising out of or in connection with the election to the parliament and to the legislative state shall be vested in the election commission. Even सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी भी जो है ऐसे मैटर में इंटरफेयर नहीं करता। तो मैं ये बताना चाहूंगा सभापति महोदय, हमारे विपक्ष के नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की किताब तो रख दी दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन उनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आज अगर होते तो हम पूछ लेते हैं कि आप आर्टिकल 324 का स्कोप और स्पिरिट क्या है, तो अभी पता लग जाता है कितना है। तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन किताब रखने से नहीं होगा। बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या कहा और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, स्पिरिट, ऑब्जेक्ट और इंटेंट क्या है और इलेक्शन कमीशन का पावर क्या दी हुई है, ये जानना जरूरी है। सिर्फ एक वर्ड रट जाना कि चोर, वोट चोरी और SIR नहीं हो सकती है। इसी वजह से वो हमारे मेघवाल साहब ने सही कहा कि जो धूल जो है वो आईना पे नहीं चेहरे पे है। तो जब तक वो साफ नहीं करेंगे चेहरे की धूल, तब तक तो ये बीजेपी को हिला नहीं सकता। और जब उनको समझ में आ जाएगी धूल चेहरे पे है, उसको साफ पहले करनी है, जब ये पता लग जाएगा तो फिर ये सब कुछ हो जाएगा। तो इसीलिए लगातार झूठ बोलना, क्योंकि इलेक्शन में भी कहा था कि भारत का संविधान बदल रहा है लोकसभा के चुनाव में, लेकिन आप देखिए कि हमारे भारत के जो, मैं तो इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए एक और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सभापति महोदय कि एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ऐसा प्रोविजन भी होना चाहिए कि झूठ बोलने की सख्त सजा होनी चाहिए, जो हमारे देश में नहीं है। कोई भी कुछ भी बोल लेता है, ऐसा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में पार्लियामेंट को इलेक्शन रिफॉर्म के तहत में ऐसा कानून लाना चाहिए जो कि झूठ बोलने की सजा जो है उसकी मेंबरशिप जो है, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो और चाहे किसी तरह का रिप्रेजेंटेटिव जहां रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट लागू होता है, उसकी सदस्यता जो है खत्म होने का इसमें प्रावधान रखा जाना चाहिए। सभापति महोदय, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इसके साथ साथ जो पावर जो है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को एक इंडिपेंडेंट माना है, सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को इंडिपेंडेंट माना है, उनके जजेस का इम्पीचमेंट का बिल्कुल अलग से प्रोसीजर है। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या इलेक्शन कमिश्नर हो, उनके लिए भी वही उसी तरह का प्रोसीजर किया है इम्पीचमेंट के लिए। तो इसीलिए कंप्लीटली जो है उनको प्रोटेक्ट किया है। वो इंडिपेंडेंट ऑथोरिटी है, वो इंडिपेंडेंट ऑथोरिटी, क्योंकि मैं ये भी बताना चाहूंगा, इंडिपेंडेंट ऑथोरिटी होने से हमेशा इनको तकलीफ आई कई जगह। राजीव गांधी जी को भी आई कुछ इलेक्शन कमिश्नर से। तो इम्पीचमेंट के अलावा अब जो SIR की जो बात कर रहे हैं, तो अगर इनसे सवाल पूछे सिर्फ सीधा कि जो मतदाता, अब आप देखिए 2002 के बाद में जो अर्बनाइजेशन हुआ, कई लोग शहरों में बसे, पूरा ग्लोबलाइजेशन की वजह से कई लोग जो हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए और वहां पर ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है, जो कि रिक्वायरमेंट है, सिटीजन और ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इसमें कई लोग ये कंफ्यूज करते हैं, उसमें दोनों रिक्वायरमेंट है कि वो सिटीजन भी होना चाहिए, ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना चाहिए। ऑर्डिनरी सिटीजन तो ये है कि वो वोटर कहीं का हो सकता है जहां का ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। तो अगर वहां का ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है और उसका वोटर लिस्ट में वहां पर नाम है और दूसरी जगह 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले शिफ्ट हो चुका है और वहां भी नाम है, तो कहने का मतलब है कि उसके जो डुप्लीकेशन है नाम की, उस नाम को ठीक करना या नहीं करना। जैसे राहुल जी ने बता रहे थे कि अपने उनके कांग्रेस के हमारे मित्र सब फोटो बता रहे थे कि ये ब्राजीलियन लेडी है, इसका इतनी बार जो नाम यहाँ हो गया है। इन चीजों को जो आपके समय से गलतियां हुई हैं, जो 2014 के पहले आपने वोटर लिस्ट को जो बिगाड़ रखा है, उसको ठीक करने के लिए एक SIR जो है ये बहुत जरूरी है, देश हित में और पब्लिक इंटरेस्ट में। और जो मतदाता मर गए, जो डेथ हो गई है, क्या उनको उस लिस्ट में रखना चाहिए जहां पर 22 लाख मतदाता जो है बिहार में जो ऑन रिकॉर्ड है वो मर चुके हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि ऐसे लोगों के नाम वहां पर लिस्ट में रहे जिससे ये फर्जी मतदान कर सके, जो इनकी आदत पड़ी हुई है लगातार। और इसीलिए इसी आधार पे इन फर्जी मतदाताओं, जो मरे हुए मतदाताओं के एवज में जाके ये वोट देते थे या वोट दिलवाते थे, तो इस तरह की इनकी आदत बन गई। और जो उसके अलावा
कई लोगों का अता पता नहीं है, कई लोग रोहिंग्या हैं, जैसे बिहार की मैं बात नहीं करूंगा, बंगाल वगैरह में जो निशिकांत जी बता रहे थे कितने % बढ़े। तो लोग जो बांग्लादेशी है दूसरे देश के आकर करके, और वो अगर चुनाव में भाग लेंगे तो ये सरकार कैसे लड़े देगी? जो काम इनको करना था वो काम मोदी जी कर रहे हैं और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी कर रहे हैं। तो ये काम कांग्रेस को बहुत पहले कर लेना चाहिए था, ये मतदाता के सुधार में। तो लगभग 65 लाख ऐसे मतदाता थे जिनके नाम जो हैं वो फर्जी जुड़े हुए थे। अगर वो सही होते तो सक्षम अधिकारी के सामने आकर करके अपनी परिवेदना देते, कंप्लेंट करते, एप्लीकेशन देते नाम जुड़वाने के लिए। लेकिन जब 65 लाख में जो मेरी जानकारी में आया वो सिर्फ 70,000 लोगों ने अपने नाम जुड़वाने के लिए एप्लीकेशन दी। इसका मतलब 64 लाख लोगों को, 64 लाख से भी ऊपर उन लोगों को उससे कोई लेना देना नहीं था। तो इस तरह के, और जहां तक वो कह रहे हैं कि गलती, मैं बता दूं सभापति महोदय, जो बीएलए होता है वो रेस्पेक्टिव पार्टी का होता है, उनकी उस गांव में और बूथ में जिम्मेवारी है और वो देखते हैं और जाकर के देख करके नाम जुड़वाना नहीं जुड़वाना, कौन जुड़ना किसका कोई गलत जुड़ा हुआ हटवाना और कोई मतदाता सही है तो उसका जुड़वाना, ये काम बीएलओ का है और इनके पार्टी के सभी लोग लगे हुए थे। लेकिन सिर्फ हार जो है इनको पच नहीं रही है, और यही कारण है कि जिस हिसाब से इन्होंने लगातार, जैसे राहुल जी ने जो कांग्रेस के नेता है, बिहार के चुनाव के पहले ही एसआईआर पे जो जिस हिसाब से बोले और बिहार की जनता ने इनको खारिज कर दिया, इनको रिजेक्ट कर दिया कि झूठे आदमी हैं और झूठ बोलते हैं। तो आज की तारीख में मतदाता बहुत समझता है, तो इसीलिए ये सही का धूल आपके चेहरे पे है और आप आईना पहुंच रहे हो। जब तक आईना पहुंचोगे तब तक हमारा काम, जो भारतीय जनता पार्टी को आप टिश का मिस नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ मैं वेस्ट बंगाल की बात करूंगा। वेस्ट बंगाल में भी जो एसआईआर है वहां तो और भी जरूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से बांग्लादेश का बॉर्डर ओपन किया गया और आराम से आने दिया जाएगा लोगों को, वहां पर लाखों की संख्या में वो लोग हैं और वो कह रहे हैं कि मिले नहीं। अब होने ये लगा कि वो भागने लगे वापस, उनको पता है कि पकड़े जाएंगे। तो उसमें अगर आप देखें आप वेस्ट बंगाल में तो ये हाल हो रखा है कि एक भय का वातावरण खड़ा कर दिया। 2023 में पंचायत पोल में वेस्ट बंगाल में, जो कि टीएमसी का वहां शासन है, वहां पर 40 लोगों की मृत्यु हुई इलेक्शन वायलेंस में, और करीब 20,000 बूथ जो हैं वो कैप्चर हुए। और ये नहीं, मैं सभापति महोदय आपको बताना चाहूंगा कि किस हिसाब से अभी जो एक्ट की बात की हमारे कांग्रेस के मित्रों ने, कि एक्ट 2023 में जब प्रावधान है स्पेशली, और जब आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है और आपको पता है और आप वहां जाते हैं, तो जब पार्लियामेंट ने जब लॉ पास कर दिया तो यहां पर बोलने का कोई औचित्य नहीं है। पार्लियामेंट का काम पूरा हो गया, पार्लियामेंट कुछ कर नहीं सकती। पार्लियामेंट ने जब मेजोरिटी से लॉ पास कर दिया तो अब सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले ही कह दिया कि ये व्यवस्था जो हम दे रहे हैं जजमेंट के द्वारा, वो दे रहे हैं जब तक पार्लियामेंट कानून नहीं बनाती, क्योंकि भारत के संविधान में साफ लिखा हुआ है, इंडिकेट किया हुआ है कि जब तक पार्लियामेंट कानून नहीं बनाती तब तक हम जो दे रहे हैं कमेटी की व्यवस्था रहेगी, जो ही पार्लियामेंट कानून बना देगी तो उसके हिसाब से होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि आप कमेटी कैसे बनाएंगे, ये कहीं इंडिकेट नहीं किया, लेकिन ये जबरदस्ती उस बात को लेकर के चल रहे हैं जिसमें कोई सब्सटेंस नहीं हो। और मैं ये भी बताना चाहूंगा सभापति महोदय कि जिस हिसाब से ईवीएम और बैलेट की बात करते हैं, जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया, ईवीएम जो है वो अभी से नहीं है, ईवीएम बहुत पहले से, और ईवीएम जो है 2014 से बहुत पहले से। लेकिन जब तक ये चुनाव जीतते रहे 2014 के पहले, उस समय ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, और उस समय ईवीएम का जो स्टैंडर्डाइजेशन था, जो टेक्नोलॉजी थी, कम थी, उस समय उनको कोई तकलीफ नहीं थी जब तक चुनाव जीतते हैं। लेकिन ये अजीबो स्टैंड है, अजीबो-गरीबो स्टैंड है, जब चुनाव हार रहे हो आप तो अपने आप को नहीं देख रहे हो कि हमारी गलती क्या है,
कि जनता जो है देश की वो इसमें अभी आपके बातों में आने वाली नहीं है। हमारा मतदाता, देश का मतदाता बहुत समझदार है, इसीलिए आप बिहार में रिजेक्ट हुए और बिहार में रिजेक्ट होने के बाद में भी अभी तक समझ में नहीं आई है, क्योंकि मतदाताओं ने जो बिहार में जो शुरू में स्थिति थी, जब मतदाताओं ने कहा कि ये पार्टी सिर्फ झूठ बोलती है और जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश करती है मतदाता को, इसीलिए पूरी तरह से रिजेक्ट किया और 5-6 सीटों तक ये सीमित होकर के रह गए। और बैलेट पेपर की बात करते हैं, बैलेट पेपर जैसे बताया कि जिस हिसाब से बैलेट पेपर पे पहले ये कब्जा करते थे, अब वो स्थिति आ नहीं रही है। उस वजह से लंबे समय तक इन्होंने उस बैलेट पेपर के आधार पे ये किया सारा। और अब जब टेक्नोलॉजी जो है जो इतनी बढ़ गई है कि उस टेक्नोलॉजी के तहत में हम कह सकते हैं कि ईवीएम में किसी तरह की कोई कमी नहीं हो सकती। और सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया, वहां पे भी देखा गया, इन्होंने वहां पर भी कंप्लेंट करी, केस लड़ा, उसके बाद में भी जो है वो उनको कुछ भी नहीं मिला। तो अब इनको देख लेना चाहिए ईवीएम और बैलेट पेपर और एसआईआर, ये जो मुद्दे फालतू उठा करके इनको कुछ नहीं मिलेगा। मैं धन्यवाद दूंगा सुप्रिया सुले जी को, उन्होंने कहा कि मैं ईवीएम और इस तरह की बातें जो हैं एसआईआर वगैरह की मैं नहीं उठाना चाहती, लेकिन दूसरी बातें जो उन्होंने उठाई उसके में मैं उनके साथ में उसमें संबंध नहीं रखता हूं। और जहां तक 4 बातें जो खास करके राहुल जी ने कही कि सीजीआई को क्यों रिमूव किया, ये तो पार्लियामेंट ने किया। दूसरा का इम्यूनिटी जो है इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, वो उन्होंने पता ही नहीं उनको कानून, उनको ये बात का ध्यान ही नहीं है कि इम्यूनिटी जो है वो इम्यूनिटी पब्लिक सर्वेंट को सबको मिलती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और सिर्फ उनके पास में एक ही बात रह गई, सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि वोट चोरी, वोट चोरी। हमने आज उनका फिलोसॉफिकल भाषण सुना और भाषण सुनकर करके हमने कहा कि पहले कहाँ ले जा रहे हैं ये और कहाँ ले जाएंगे। तो हालांकि कई लोगों को समझ में, मुझे कई मेरे मित्र कह रहे थे क्या बोल रहे थे, मैंने कहा वो क्या बोल रहे थे उनको खुद को भी पता नहीं, अगर बाहर जाके पूछ लो उनको भी पता नहीं वो क्या बोल रहे थे। तो जहां तक इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात है, इलेक्शन रिफॉर्म्स, ये मेरे लास्ट पॉइंट है, मैं फिर समअप करूंगा। जहां तक इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात है, कभी भी कांग्रेस ने इलेक्शन रिफॉर्म्स में प्रयास नहीं किया। दिनेश गोस्वामी कमेटी 1990 में रिपोर्ट थी, एनएन वोरा कमेटी की 1993 में रिपोर्ट थी, उसको कुछ नहीं किया। और मैं धन्यवाद दूंगा हमारे स्वर्गीय, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जब हमारे एनडीए सरकार थी उनके नेतृत्व में, तब धारा 333A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में जो अपराधी प्रकृति के लोग थे, क्योंकि इनके ये कभी नहीं चाहती थी कांग्रेस के जो अपराध करने वाले हैं वो अपना विवरण दें, लेकिन वाजपेयी जी ने इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में अमेंडमेंट करके जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे उनका विवरण आज देना पड़ता है। उसकी वजह से पहले कितने भी लोग अगर पार्लियामेंट हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि चाहे मर्डर किया हो चाहे कुछ किया हो, उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार ने ये पहली बार किया। और राज्यसभा में पहले जो है जिस हिसाब से चलता था एक तरह से वोट बिकने का, वो ओपन बैलेट करके ये बहुत बड़ा एक अपना आप में इलेक्शन सुधार का काम किया। और मैं सभापति महोदय ये भी बताना चाहूंगा, जो बात करते हैं चुनाव आयोग की, एक कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था के बारे में उनके खिलाफ में बात करते हैं, मैं बात करना चाहूंगा कि राजनारायण वर्सेज इंदिरा गांधी में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव भ्रष्ट आचरण की वजह से, फेयर एंड फ्री इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने माना बेसिक स्ट्रक्चर है, और उस फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होने की वजह से, उनका भ्रष्ट आचरण की वजह से चुनाव रद्द हुआ। जब पूरे देश में आवाज उठी कि सियासत खाली करो, तो उन्होंने पूरे देश में इमरजेंसी थोप दी, और इमरजेंसी थोप के अपना चुनाव वैलिड कराने के लिए भारत के संविधान में संशोधन किया और यह लिखा कि प्राइम मिनिस्टर का और स्पीकर का चुनाव जो है उनका इलेक्शन चैलेंज नहीं हो सकता। आज तक इतिहास में कोई किसी देश में ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन इस तरह का कार्य वो लोग जो ये बात कर रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है,
जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया और उसके बाद में जुडिशरी ने, जब पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन, उसको अपील किया, लेकिन जनता की अदालत में 1977 में जब इंदिरा गांधी गई तो उसके बाद में हमारी जुडिशरी से, पार्लियामेंट से, इलेक्शन कमीशन से भी ऊपर जो है वो जनता है, वोटर के पास गई तो बुरी तरह से 1977 में कांग्रेस को आउट किया जनता ने, इस आधार पे किया कि इमरजेंसी। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे मतदाता जो है बहुत ही जागरूक है, समझदार हैं। ये कांग्रेस भूल कर रही है मतदाता को समझने की, ये अपोजिशन लोग जो हैं वो भूल कर रहे हैं, इंडिया अलायंस के लोग भूल कर रहे हैं। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि बूथ कैप्चर की परंपरा कांग्रेस में अभी की नहीं है, बहुत पुरानी नेहरू जी के टाइम की है। सबसे पहले बूथ कैप्चर का मामला जो है 1957 में ये हुआ था। और उसके बाद में आपको तो सभापति महोदय, आप तो बहुत सीनियर मेंबर हैं, आपको तो ध्यान है कि 1987 में जम्मू एंड कश्मीर में क्या हुआ, 13 इलेक्टेड मेंबर को किस तरह से थ्रेट और रिगिंग करके और इलेक्शन को पूरे कब्जे में करना, ये कांग्रेस की उनके डीएनए में है। और यही नहीं, चुनी हुई सरकारों को 356 लागू कर करके मोर देन 100 टाइम उन सरकारों को भंग किया और प्रेसिडेंट रूल लागू किया। और ये लोग बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन में कौन होना, कमेटी में कौन होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए। अरे भाई आप तो हो, और उसके बाद में आपने तो ऐसी कमेटी भी नहीं बनाई, कभी एक्ट भी नहीं लाए, आज तक जो है वो प्रेसिडेंट ही करते थे। और जिस हिसाब से हम रिफॉर्म की बात करते हैं, मोदी जी के टाइम में जो रिफॉर्म हुए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 33% महिलाओं को रिजर्वेशन देने का काम किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और यही नहीं, लागू अब होगा, लागू इस बार होगा, आप चिंता मत करो। और दूसरी बात, युवाओं की बात करते हैं। युवाओं का जो 18 साल की उम्र का है वो भारतीय जनता पार्टी से शुरू हुआ, लेकिन मोदी जी के टाइम में, क्योंकि 1 जनवरी को जो अगर 18 साल पूरी करेगा उसको वोट का अधिकार होगा, लेकिन पूरे साल तक अगर उसके 2 दिन पहले इलेक्शन हो जाए तो वो एलिजिबल नहीं होगा। लेकिन मोदी जी ने किया कि नहीं, इसकी एलिजिबिलिटी 4 स्टेप में करें। तो इसके लिए उन्होंने किया है कि 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर, अब कभी भी जो है उस पीरियड में 18 साल का उसके पहले होता है तो वो वोट के लिए एंटाइटल होता है, नहीं तो उसको 5 साल के लिए इंतजार करना पड़ता। तो युवाओं के लिए अगर काम किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है कि उनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, हमारे देश के भविष्य हैं। तो इस वजह से ये अपने आप में ये बहुत बड़ा काम हुआ है। और जिस हिसाब से चाहते हैं कि वन वोटर लिस्ट होनी चाहिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो बात है सभापति महोदय, ये अपने आप में बहुत बड़ा चुनाव का सुधार है। और इसमें गवर्नेंस का भी फर्क पड़ेगा। इकोनॉमिकली देश को करीब 5 से 7 लाख करोड़ रुपया 5 साल में फर्क पड़ेगा। लेकिन जब भी अच्छा चुनाव सुधार आता है, कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोग हमेशा विरोध करते हैं, ये कभी देश के हित में बात नहीं करते हैं। ये अगर बात करते हैं तो अपने हित में बात करते हैं, अपनी पार्टी के हित में बात करते हैं। और यही नहीं कि मोदी जी ने घर पे वोटिंग, हमारे पहली बार लोकसभा 2 मिनट मैं 7 बजे बिल्कुल खत्म कर दूंगा साहब, 7 बजे तक एक्सटेंड किया हुआ। और तो हमारे 2024 में लोकसभा का जो है इलेक्शन, उसमें दिव्यांग जो 40% जिनके दिव्यांग हैं, उसमें 90 लाख दिव्यांग को वोट देने का अधिकार मोदी जी ने दिया है। और बुजुर्ग जो 85 प्लस के हैं, उसमें 81 लाख बुजुर्ग जो हैं उनके घर जाकर करके वोट देने का जो काम किया है। और यही नहीं, और मैं बताना चाहूंगा, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के तहत में जो नक्सल एक्टिविटीज जो पहले थी, 2009 में लोकसभा चुनाव के तहत में करीब 18 लोग मारे गए, 2010 में करीब 76 सीआरपीएफ के लोग मारे गए नक्सल के द्वारा। और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के उनके स्ट्रिक्ट होने की वजह से, और उन्होंने सरेंडर किया, माओइस्ट जो सरेंडर किया 210 लोगों ने अक्टूबर 2025 में किया, और नक्सल ने 1225 लोगों ने 2025 में किया। और ये सारे लोग जो हैं वो चुनाव में किसी न किसी तरह से गड़बड़ी करते थे, बूथ कैप्चरिंग करते थे। और यही नहीं,
2023 में 40 गांव ऐसे थे जो मतदान 40 साल के बाद में हुआ, ये पीपी और कुछ चौधरी गांव साहब ऐसे हैं। थे पीपी जो चौधरी साहब 1947 के सुप्रीम बाद कोर्ट के वकील में हैं। पहली बार मतदान हुआ। तो मैं कह सकता हूं सर, और इलेक्शन कमीशन ने, मैं धन्यवाद देता हूं इलेक्शन कमीशन को ये कि उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन 2 घंटे कमीशन बोलते ने हैं। 2025 में करीब 28 सुधार किए हैं, और सभी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी से मिलकर करके, एक और घंटा और सुनना है इनको। हो गया सर। एक घंटा और और मैं सुनना है क्या? यही बताना चाहूंगा कि हमारा चाहे एक बूथ है, एक बूथ पे एक वोटर है, वहां पर भी वोटर को अधिकार दिया गया। तो मैं बहुत बहुत अध्यक्ष जी आपका धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे बोलने का मौका दिया चुनाव सुधार में। लेकिन एक मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जो आप भी परेशान रहते हैं हमेशा, जो झूठ बोलने की आदत है, वो रिप्रेजेंटेशन एक्ट में एक सुधार होना चाहिए, अमेंडमेंट होना चाहिए कि झूठ बोलने के आधार पे उसकी सदस्यता चली जानी चाहिए। अगर ये हो गया तो कोई झूठ नहीं बोलेगा और गुमराह भी नहीं करेगा।